अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स जब भी मुश्किलात का शिकार हुई तो हमें पता है कि उन्होंने क्या राह इख्तियार की, और यही वजह बयान की जाती है कि पॉलिटिक्स में डाउनफॉल भी आता है और जो आपके फॉलोअर्स हैं वो आपसे खफा भी हो जाते हैं कि मुश्किल वक्त में आप तो निकल लिए और सख्तियाँ झेली उन्होंने, कारकुनों ने झेली। इसी बात को सामने रखते हुए इमरान खान साहब अभी तक इससे बाज रहे हैं। उन्होंने बारहा कहा कि वो बाहर जाने का ऑप्शन कबूल नहीं करेंगे, उनको ऑफ़र भी की गई। लेकिन अब जो मामलात सामने आ रहे हैं, एक तो ये कि एक प्रेडिक्शन आपकी नवाज शरीफ साहब के हवाले से थी, बहुत आगाज़ में ही आपने ये बता दिया था कि नवाज शरीफ साहब लंदन जा सकते हैं। आपने प्रेडिक्ट क्या किया था, पहले वो बात करेंगे, फिर आएंगे इमरान खान साहब भी क्या उस राह पर चल पड़े हैं। नवाज शरीफ साहब की प्रेडिक्शन। कौन चाहता है कि मियाँ साहब यहाँ ना रहें? घर में कोई, या मेरा ख्याल है कि कुछ लोग हैं जिनमें कोई घर के लोग भी हैं और कुछ इस्टेब्लिशमेंट के भी लोग हैं। इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि अब मियाँ साहब यहाँ मॉडल टाउन में या रायवन में बैठ के शहबाज शरीफ साहब को ना चलाएं, और पंजाब को भी ना चलाएं। पंजाब को तो हम चलाएंगे और शहबाज शरीफ को हम चलाएंगे। तो इसलिए मियाँ साहब बेहतर यही है आप लंदन जाके अपनी सेहत का ख्याल करें और डोंट इंटरफेयर। दिस इज़ द सिग्नल दैट विल बी गिवन। जब ये सेटअप का आगाज़ हुआ था तो तब आपने ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये मामलात हो सकते हैं। अब नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं उस पर तो बाद में बात करेंगे कि लेकिन अब नवाज शरीफ साहब का रास्ता इमरान खान साहब भी लेने लगे हैं और वो भी किसी न किसी मुल्क जाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ व्लॉगर्स हैं जो इस पर बात कर रहे हैं। एक ऐसे व्लॉगर हैं जो सरहद पार हैं, उन्होंने भी इस पर लब कुशाई की है। आपके पास क्या इत्तला है चिड़िया की? जो व्लॉगर हैं जो बॉर्डर के उस तरफ हैं उनको ऊपर तो कोई यकीन नहीं करना चाहिए, और उनके पास कोई स्पेशल चिड़िया नहीं है कि उनको खबर मिले। उनकी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग नहीं है। वो यहीं से व्लॉगर्स वगैरह को सुन के तो अपने वो एनालिसिस करते हैं। अच्छा, तो मेरा ख्याल है उसकी तरफ से तवज्जो नहीं देनी चाहिए। आइए, यहाँ के लोग भी कुछ व्लॉगर्स हैं जिन्होंने ये बात छेड़ दी है कि जी वो इमरान खान साहब को उनके एक तो ये कि राब्ते में, वो तो कुछ अरसे से मैं भी कह रहा हूँ कि राब्ते हैं। वो ये भी कह रहे हैं व्लॉगर्स के जी खान साहब को ये कहा गया है कि अगर आप चाहें तो जेल शेल ख़त्म करते हैं, आपको भेज देते हैं बाहर, जैसे नवाज शरीफ साहब को भेजा था फॉर्मली और मोहतरमा को इनफॉर्मली कहा था कि रहे बाहर ही। तो आपको भी रास्ता खोल देते हैं, तो आप तैयार हो जाए, चल भेज देते हैं। तो इन व्लॉगर्स का ये कहना है कि खान साहब ने आगे से ये जवाब दिया है, अच्छा ठीक है, मुझे ये अमेरिका भेज दो या लंदन भेज दो या यूके भेज दो। तो आगे से व्लॉगर्स का ये कहना है कि जिन साहब ने ये पैगाम लेके गए उन्होंने कहा नहीं, आपको सऊदी अरेबिया भेज देते हैं, मियाँ साहब को भी वहीं भेजा था और आपको भी वहीं भेज देते हैं, वहाँ महल शल है, आपको वहाँ ढक देंगे। ढका ही होता ना वहाँ, और क्या करेंगे, तो वहाँ आप चले जाएँ। तो अकॉर्डिंग टू दीज व्लॉगर्स खान साहब ने कहा नो, मैंने जाना है तो लंदन जाना है और या मैंने अमेरिका जाना है। अच्छा, अब व्लॉगर्स ने भी तो रोटी पानी कमानी है ना। हाँ। कुछ ना कुछ हिट शिट्स तो लेनी है ना, अपने व्लॉग चलाने हैं। तो कभी कभी सही खबर हो जाती है, कभी नहीं भी होती, नहीं होती तो बना लेते हैं। आफ्टर ऑल तो काम चलाना है, कारोबार तो चलना है ना। तो मेरा ख्याल है ये इस खबर में कोई सदाकत नहीं है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि खान साहब के ऊपर उस किस्म का इल्ज़ाम नहीं है जो नवाज शरीफ साहब के ऊपर था, जबकि नवाज शरीफ साहब को सऊदी अरेबिया भेज दिया गया था 2000 के अंदर। जी। नवाज शरीफ साहब को इल्ज़ाम था कि आपने टेररिज्म की है और आपने आर्मी चीफ को मारने की कोशिश, हाईजैकिंग विद अ व्यू टू, तो इसलिए आपको सजाए मौत। तो वो तो बहुत संगीन किस्म का इल्ज़ाम था और बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन थी। ये इतनी सिचुएशन ख़तरनाक नहीं है, दो वजह। एक तो ये कि जिस किस्म के केसेस उन पर बन रहे हैं, वो सवाए ये जो केस है साइफ़र वाला, जो ऑफिशियल सीक्रेट्स है, उसके अंदर कुछ सज़ा हो सकती है कोई सख्त किस्म की, मगर बाकी तोशा खाना ये वो, ये तो ना याद ना इधर के हैं ना उधर के हैं। ये तो अव्वल तो ये मुश्किल हो जाता है, अदालतें इस किस्म की चीज़ को ख़ास अहमियत नहीं देती। तो मैं समझता हूँ ये जो केसेस हैं खान साहब के ऊपर, ये कोई ख़ास सीरियस नहीं है। ठीक है, आप जेल में रख सकते हैं उनको,
मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो 20 साल के लिए या डेथ रो में चले गए या ऐसी ठीक बात। ठीक, हाँ। तो वो प्रेशर भी नहीं है खान साहब के ऊपर, जो प्रेशर नवाज शरीफ साहब के ऊपर था और उनकी फैमिली के ऊपर था। एक मिलिट्री डिक्टेटर ने टेक ओवर कर लिया था, नवाज शरीफ साहब ने उस मिलिट्री डिक्टेटर के ख़िलाफ़ कोशिश की थी उसको रिमूव करने की, फिर ये भी कोशिश की थी कि जहाज़ को डाइवर्ट करने की कोशिश की, तो इल्ज़ाम तो सीरियस थे जी। तो इसलिए पॉसिबिलिटी थी कि जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी, तो वो भी एक फ़ौजी ने दी थी, तो यहाँ भी ऐसे हो सकता था, एक प्रेसिडेंस था। तो मेरा ख्याल है इसलिए जब उनको ये ऑफ़र किया गया कि सऊदी अरेबिया आप चले जाएं, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, निकलिए तो सही ना, फिर देखा जाएगा। खान साहब के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। ठीक। तो ये एक तो ये बड़ी क्लियर बात है कि उनके ऊपर इस किस्म के इल्ज़ाम ही नहीं है कि जिससे वो निकल नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि उस वक़्त इमरान खान, नवाज शरीफ साहब इतने पॉपुलर नहीं थे, हालांकि काफ़ी मेजॉरिटी के साथ आए थे, मगर वो जो खान साहब की पॉपुलैरिटी है वो चीज़ ही और। सोशल मीडिया भी तो नहीं था। हाँ, सोशल मीडिया भी नहीं था, कोई पार्टी भी कमज़ोर थी। हाँ। किसी ने कोई ख़ास भाग दौड़ नहीं की। हाँ। सिवाय कुलसूम बेगम ने जी जी, और हमजा शहबाज और हमजा ने, इन लोगों ने बेचारों ने कुर्बानियाँ दी, मगर फैमिली मेंबर्स पार्टी की उस तरीके से पार्टी ने इन बेचारों को इनको नहीं वो किया। फिर हमने काफ लीग भी बनते देख ली ना उसी अरसे में, फौरन प्रेशर नहीं इंड्योर कर सके। और मुस्लिम लीग की तारीख है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही रहती है। जी जी। तो ये इसलिए खान मियाँ साहब जो है बेचारे उनके लिए परवेज़ इलाही साहब ने तारीख बदल दी है वैसे। पता नहीं बड़ी बड़ी तारीखें बदली, आगे देखना क्या हो। तो इसलिए खान साहब कहीं नहीं जाने वाले। अच्छा। खान साहब कभी कोई ऐसी डील नहीं एक्सेप्ट करेंगे। दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि सिचुएशंस आर वेरी डिफरेंट एंड पर्सनालिटीज आर वेरी डिफरेंट एंड सपोर्ट बेस इज वेरी डिफरेंट। खान साहब का सपोर्ट बेस है, मियाँ साहब का सपोर्ट बेस ही नहीं में बिकॉज़ वो तारीखी मुख्तलिफ है, मिजाज में मुख्तलिफ है। वो तो मियाँ साहब थोड़े से ऐसे हो गए और इस पार्टी भी हिल गई, कोई मियाँ नु की हो गया, मियाँ खड़ा हो गया। तो मतलब है कि आज तक वो लोग कहते हैं मुस्लिम लीग वाले कि मियाँ एवं ही खड़ा हो जाता, पता ही नहीं चलता सानू और सब लोग मरवा देता। तो मियाँ साहब ने एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा खड़े हो गए, अब तो कुछ उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बन गया। मगर खान साहब की सिचुएशन और है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, इज सपोर्ट बेस इज ब्लाइंड स्ट्रॉन्ग। खान साहब के ऊपर आप जितने मर्जी इल्ज़ाम लगाएं, कोई चीज़ नहीं अटकती टुकती लगती, और जब तक आवाम खान साहब के साथ है, खान साहब को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। जो मर्जी कर ले, जितनी देर मर्जी रह ले। फिर अभी आपने देख ही लिया कि वो जो खान साहब जो जेल के अंदर टुकर शुकर खाते हैं जी, अच्छा खासा बिल बना हुआ है, 30 लाख। आपको बिल की तकलीफ हो रही है, मैं कह रहा हूँ उनकी सेहत नंबर 1 जा रही है, क्या आपको बिल के पैसे की पड़ी है? नहीं, जाहिर है वो जो इंतजामिया बिल शो कर रही है, समझ नहीं आ रहा खान साहब के साथ क्या बाकी सब भी खाते हैं वही कुछ जो नहीं, कोई नहीं, एक आध मुशक्ति होगा जो बच जाता होगा, खान साहब उनको दे देते होंगे। मगर खान साहब 2 मुर्गियाँ, फिर उसके बाद गोश्त, ये वो, खान साहब रोटी शोटी नहीं खाते। खान साहब टुकर पाड़ देने जिन्होंने कहते हैं। एक दफ़ा हमारे यहाँ आए घर में हमारे, तो अब खाने की बात हो रही है, टाइम भी थोड़ा गुजारना है, तो वो आए खाने के, हाँ जमाइमा भी साथ दी इनकी। तो मैंने वो जुगनू ने इनसे पूछा कि क्या खाएंगे, तो उन्होंने कहा टिक्के कबाब शबाब हो जाए, बारबेक्यू। हाँ। तो खैर हमने वो चांपे मंगवा ली। अच्छा। इतनी बड़ी चांपे खान साहब के आगे रख दी, हमने कहा ले 1-2 खा लेंगे। अच्छा। खान साहब सारा फारग कर गए। खान साहब जो है ना वो तगड़ा आदमी है। तो ये इस हुकूमत की बस की बात नहीं है, इन सियासतदानों की बस की बात नहीं है कि वो खान साहब के सामने खड़े हो सके। और थोड़े से खर दिमाग भी हैं और ज़िद्दी भी हैं, इतनी वो। तो ये लोग जो इस किस्म की सोच रखने वाले होते हैं, उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मेरा ख्याल है हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने जो इनको लेके आई थी, उनको पता ही नहीं था कि इनकी पर्सनैलिटी क्या है। अच्छा, ऐसी जिद भुट्टो साहब की भी थी? ऐसी नहीं थी। भुट्टो साहब वाज एन इंटेलेक्चुअल, खान साहब इज़ नॉट एन इंटेलेक्चुअल। खान साहब इंस्टिंक्टिवली काम करते हैं और ब्लाइंडली भी काम करते हैं। भुट्टो ब्लाइंडली कुछ नहीं करता था, सोच समझ के हर चीज़ करता था, और इसीलिए उनके साथ भी इंसाफ़ी नहीं हुई। अच्छा, असल में उन्होंने रहम की अपील नहीं की थी, उन्होंने कहा कि मैं ये पसंद नहीं करूँगा। हाँ, जाहिर है उनका ख्याल था कि ये नहीं करेंगे, इतना आगे नहीं जाएंगे, इसलिए। ओके, यानी उन्होंने मिसरीड कर लिया उस वक्त। ओके, ठीक है। यहाँ पर जब मियाँ साहब की बात हो रही है कि मियाँ साहब ने तो वो रास्ता ले लिया, इमरान खान साहब तो ये कहा करते थे मैं इक़्तिदार से बाहर आया तो ख़तरनाक हो जाऊँगा, वो जेल में बैठे इस्टेब्लिशमेंट के लिए ख़तरनाक बने हुए हैं, और इस बात का उन्हें भी बखूबी अंदाज़ा है। लेकिन नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं,
सरकारी इजलासों की वो सदारत कर रहे हैं पंजाब की सतह पर। और लोग कह रहे हैं वज़ीर आज़म बनने आए थे तो अगर वो ख्वाब पूरा नहीं हुआ तो वो अपनी साहबजादी के साथ वो चेयर कर लेते हैं। और ये बात लेकर लाहौर हाई कोर्ट भी एक पिटिशन पहुंच चुकी है जिस पर उन्होंने सारी दस्तावेज़ात मुतालिका इजलास की तलब की है। दूसरी तरफ पंजाब में राशन के में आटे के थैले के ऊपर उनकी तस्वीर लगती है तो वो भी चैलेंज हो जाती है। फिर तीसरी बात यह है कि जो सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के जो हार गए जनरल इलेक्शन में, जिनको आपने मेंशन किया कि नवाज शरीफ साहब के करीबी समझे जाते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाय इलेक्शंस। सो इज दिस गोइंग टू बी अ वे आउट फॉर PMLN's लीडर नवाज शरीफ साहब के वो सियासत से किनारा कश हो जाए और लंदन चले जाएं सऊदी अरब से होते हुए? देखिए, ये नहीं कि ये सोची समझी प्लान है, ये मजबूरी के तहत है कि अब मियाँ साहब के पास कोई जवाज़ नहीं है यहाँ रहने का, क्योंकि सिग्नल जो आया है वो बड़ा क्लियर है कि आप अब इंटरफेयर ना करें शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में, क्योंकि वो तो हम चला रहे हैं ना जी। हाँ, तो आप मेहरबानी, हाँ जब हम हैं तो क्या गम है, क्या गम है? हाँ। तो इसी तरीके के साथ वो मेरा ख्याल है उनका भी यही कि मरीम को ही रहने दें, बना दी है, हम ख्याल रख लेंगे। अब क्यों मियाँ साहब ये जो तनकीद हो रही है कि जी वो चले गए, वो किसी मीटिंग में बैठ के जाके और वहाँ कोई लेक्चर वेक्चर दी, हाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे एक मीटिंग थी उसको उन्होंने। अच्छा, अब बात यह है कि कानून के मुताबिक तो उन्होंने कोई गैर कानूनी बात नहीं की। कुछ लोग कह रहे हैं जी ये तो गलत है, ये तो कानून के खिलाफ है, ऐसी बात नहीं है। वो काबीना के अंदर नहीं जा सकते, अच्छा ठीक, मगर किसी और ब्रीफिंग में अंदर या मीटिंग में ये चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर किसी को भी याद कर सकते हैं कि आप आके बैठें। अच्छा। और कोई इसके ऊपर पाबंदी नहीं है। कोई मीटिंग हो रही हो विच इज़ नॉट कैबिनेट, किसी को एडवाइज़र के तौर पे, किसी को ऑब्जर्वर के तौर पे, ये प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद होती है, वो बुला सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि हर चीज़ का एग्जांपल होना ना उस पर समझ आ जाती है। अभी हाल ही में मैं मिलने गया हुआ था शहबाज शरीफ साहब को। अच्छा। अभी नहीं, 6 माह पहले। तो इनफैक्ट जब PDM की गवर्नमेंट थी, तो उस वक़्त कोई बात हम जब हमारी बातचीत ख़त्म हो गई तो डार साहब भी थे, तो हम उठने लगे, तो मैंने कहा जी खुदा हाफिज़, फिर मैं चलता हूँ। तो कहने लगे नहीं तो आप ऐसे करना, आ जाए ना मेरे साथ, मैं एक मीटिंग करने लगा हूँ फाइनेंस के ऊपर। अच्छा। तो तुसी आए हो, आ जाओ, आके ज़रा तुसी जड़ी गल्लां मैनू कहंदे पे सो ज़रा उत्थे भी तुसी ये गल करना। मैंने कोई तजवीज़ दी थी कि 5000 के नोट को ख़त्म कर दें, ये कर दें, आपने ये मेंशन भी किया। हाँ, तो उन्होंने कहा कि आ जाएं आप, आके बैठ जाएं। तो मैंने फिर माजूर कर ली, मैंने कहा नहीं मुनासिब नहीं है, मगर दैट मेंट दैट इट इज़ लीगल। अच्छा। किसी को भी बुला सकते हैं। मैं जब चीफ मिनिस्टर था यहाँ पंजाब में, तो एक आध दफ़ा मैंने भी ऐसे लोगों को याद कर लिया, मैंने कहा बुलाओ, उनको भी कहो आके बैठ जाएं। दीज वर नॉट कैबिनेट मीटिंग्स, दीज वर वैसे ब्रीफिंग्स, नॉर्मल रूटीन मैटर्स। हाँ, तो दैट वाज ओके, दिस इज़ अलाउड। अच्छा। अब मियाँ साहब, मेरा ख्याल है कि मरियम भी थोड़ी नई नई आई हैं, थोड़ी सी वो अनश्योर भी हैं, और वो एक इस्टेब्लिश करना चाह रही थी अपना इम्प्रिंट ऑन द ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी साड़ी पंजाब की बड़ी तगड़ी ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े चालाक हैं, बड़े तेज़ हैं, और अभी हाल ही में जिस किस्म की उन्होंने हुकूमत चलाई है, और वो किसके कहने पे चलाई है वो सबको पता ही है, ठीक है ना। तो अब मरियम आ गई हैं, अब वो मरियम का वो अभी क्लाउड नहीं बना, अभी वो स्टैंप नहीं हुआ एज अ लीडर, एज अ चीफ मिनिस्टर। तो मेरा ख्याल है, आई थिंक ये सोचा होगा कि एक दफ़ा मरियम मियाँ साहब में बिठाता जाए ताकि सबको पैगाम मिल जाए। हाँ। और जब मियाँ साहब बैठे होंगे तो जाहिर है फिर पैगाम तो चला गया ना ब्यूरोक्रेट्स को। हाँ। कि आई नो मैंने ये मुल्क चलाया है, मैंने पंजाब भी चलाया है, तो मुझे पता है क्या होता है और क्या नहीं होता। और सो आई थिंक इट वाज मेंट इन दैट सेंस, और कोई नो बिग ऑफेंस मेंट, कोई हर्ज नहीं है। जाहिर है इसको रेगुलर नहीं करना चाहिए, फिर वो मरियम के ऊपर दाग लग जाएगा कि मरियम को नहीं चलाना आता, हर वक्त में प्यो ने बिठाया होता नाल। तो बस हो गया ना एक आध दफ़ा, दैट वाज अ गुड सिग्नल, बट उसके आगे अब मरियम शुड रन हर ओन शिप विद हर ओन एडवाइजर्स। ठीक है, इससे मुझे ये बात भी समझ आ गई कि SIFC का जब इजलास हुआ तो सभी हैरान थे कि इसमें साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब को मदऊ क्यों किया गया था। तो आप कह रहे हैं कि इस नौइयत की मीटिंग्स में भी बैठा जा सकता है। SIFC इज नॉट कैबिनेट। हाँ, इट इज़ नॉट, दैट्स व्हाई। उसमें किसी को भी बुला सकते हैं, तुम्हें मुझे किसी को चाहे बुला लें और कहें जी कि
ब्रीफिंग करें या ब्रीफिंग सुन के आप कमेंट्री करें। ओके। अब मेरा ख्याल है इसलिए बुलाया था उनको, कोई इसमें नाजायज़ चीज़ नहीं है, इसलिए बुलाया था कि उनके दौरान SIFC में बहुत से फैसले हुए थे जी। अब वो SIFC की थोड़ी सी तब्दीली आ गई है, कुछ और नए लोग आ गए हैं, तो एक कंटिन्यूटी के लिए ताकि तसलसल रहे और कोई ऐसी बात हो तो वो फिर कह सकें कि काकड़ साहब आप बताएं ना यहाँ क्या फ़ैसला हुआ था और उसके ऊपर आपने क्या इक़दाम किए, तो कहाँ तक वो बात पहुँची है, ताकि आप हैंड ओवर टेक ओवर जो है वो स्मूथ हो जाए। तो अब वो आर्मी चीफ तो नहीं करेगा ना, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन तो was in the hands of the Prime Minister of that time. तो मेरा ख्याल है इस वजह से काकड़ साहब को भी बुला लिया था। So I don't think there's anything wrong in that. Meanwhile आपने जो पेशन गोई की थी, आप उसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? नवाज शरीफ साहब कब जा रहे हैं, वापस आएंगे, कहाँ जा रहे हैं? नहीं देखिए, जा तो वो रहे हैं, बिकॉज आपको पता ही है सारी फैमिली रमज़ान के बाद या के दौरान उसके बाद चले जाते हैं सऊदी अरेबिया, एक हफ़्ता वहाँ रहते हैं। ये एक ट्रेडिशन है इस फैमिली की जी। तो मेरा ख्याल है ये उस ट्रेडिशन के तहत ये जाएंगे, मगर फिर वहीं से बाकी लोग वापस आ जाएंगे, मरियम वगैरह वापस आ जाएंगे और मियाँ साहब और उनके बेटे ये फिर आगे लंदन चले जाएंगे। और देखिए मैं आपको बताऊँ, मियाँ साहब जब रेगुलरली इनकी वहाँ मेडिकल अपडेटिंग होती है, टेस्ट होते हैं, अपॉइंटमेंट्स होती हैं विद डॉक्टर्स एंड सो ऑन। अब इनको 6 माह तो हो गया ना आए हुए, इतना हो गया ना, 3 महीने अक्टूबर में आए थे, अक्टूबर में आए थे, तो अब देखिए ना होने जा रहे हैं 6 माह। तो आई थिंक ही नीड्स टू गो बैक टू द डॉक्टर्स फॉर अ चेकअप। और वैसे भी आई थिंक जिस तरीके से सारा कुछ यहाँ हुआ है, थोड़ी सी इनको अब डिस्टेंस क्रिएट करना चाहिए ताकि आप सोचें दिस इज़ टू क्लोज टू द सिचुएशन। इनके साथ कुछ वादे किए गए थे जिसके बेसिस के ऊपर वो यहाँ आए, वो वादे हुए, पूरे नहीं हुए, कुछ हो गए, कुछ नहीं हुए, कुछ मायूसी हो गई, कुछ शौक पहुंचा कि ये क्या हुआ है। तो ही नीड्स टाइम टू रिफ्लेक्ट। अब क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा था तो उन्होंने फिर कहा ठीक है, उधर शहबाज तो इधर मरियम। मगर मेरा ख्याल है कि इनको वक्त चाहिए कि अब आगे भी तो बहुत कुछ होने जा रहा है ना, ये तो नहीं कि ये अब हो गया और 5 साल चलेगा ये। तो आई थिंक मियाँ साहब नीड्स टू सिट विद उस किस्म के लोग जो कि शायद इनके साथ खुशामदी ना हो, खुल के बात करें। मियाँ साहब सुनना चाहते हैं बहुत सी बातें, मगर मुस्लिम लीग नून के अंदर ट्रेडिशन नहीं है कि खुल के बात करने की। वो बातें वही लोग करते हैं जो समझते हैं कि मियाँ साहब पसंद करेंगे। अच्छा। वहाँ तनकीदी जायज़ा कोई ख़ास नहीं होता। हालांकि मियाँ साहब हमेशा कहते हैं दसो ना, करो ना। वो चाहते हैं कि भाई आप चैलेंज करें, मगर लोग बड़े है ना, एक पूरा एक कल्चर है मुस्लिम लीग का, पहले आप पोलाइटनेस, वो बिल्कुल ऑपोजिट है जो कि PTI का है। PTI का गाली गलोच ਤੁਹਾਡੀ है जी, ਤੁਹਾਡੀ हो। हाँ, खुलियां डुलियां गल्लां। PTI ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, मगर जो मुस्लिम लीग वाले ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव वज़ादारी है इनमें, और उधर जो है मतलब वज़ादारी उस हद तक के नजर आ रहा है कि हिपोक्रेसी है, मुलम्माकारी है। मगर वो पूरा है ना, मतलब वो है कि जफ्फी पा रहे होंगे तो पीछे चाकू रखा होगा, मगर जफ्फी जरूर पाड़ी है। ठीक है ना, सो राइट, बैकस्टैबिंग। हाँ, बैकस्टैबिंग वो तो होती है। तो मियाँ साहब कभी खुल के बोलेंगे या मेरा नहीं ख्याल, मगर एक बात मैं आपको कह दूं, इसको याद, ये क्लिप मार्क करके रख लीजिएगा जी। मियाँ साहब ने कभी भी आवाम का साथ नहीं छोड़ना। अच्छा। वो हुकूमत का साथ छोड़ देंगे, अवाम का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये मैं आपको उनकी तबीयत बता रहा हूँ। तो इसका मतलब है वो बोलेंगे? इसका मतलब है फ्रॉम टाइम टू टाइम वो कुछ ना कुछ कह दिया करेंगे जिससे अवाम को ये पता चले कि अगर अवाम को दर्द हो रही है तो मियाँ साहब को भी दर्द हो रही है। और इसीलिए उनको अवाम भी पसंद करती है जो उनके सपोर्टर्स हैं कि मियाँ जड़ा ना वो दिल सही है। वो तो मैं ये समझ, और पुराने ज़माने में मुग़ल बादशाह जैसे होते थे, बड़े बेर हैं, मतलब वो जेनरस होते थे और सखी, खुले, माफ़ी जल्दी कर देनी। अब मियाँ साहब की तबीयत ऐसी है कि आयशा तुम उनको 1 दफ़ा मिलो और 2 दफ़ा मिलो और उसके बाद तुम कोई खुशामदी होने की ज़रूरत नहीं है, मगर आप उनसे कोई मांग लें कोई चीज़ जो उनके हाथ में है देने को, और उनका ख्याल है इसके साथ उनका कोई नुकसान नहीं है, तुम्हारा फ़ायदा है, तो फ़ौरन इतने रॉयल तो और माफ़ी बड़ी जल्दी कर देते हैं, फिर कभी कभी माफ़ नहीं भी करते। तो ही इज दैट सॉर्ट ऑफ अ कैरेक्टर। कभी कभी माफ नहीं भी करते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला है, यानी दरिया दिल है आप कह रहे हैं। लेकिन जहाँ फिर नो टॉलरेंस का, वहाँ वो भूलते भी नहीं है, और जख्म कुछ ऐसे भी होते हैं जो भुलाए नहीं जाते। उन्हीं जख्मों को जो शख्स उनके साथ ज्यादती करेगा ना, वो नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। मगर कोई इधर उधर की हो जाए कोई चीज़
अगर मैं कोई ऐसी बात कर दूं जो कि उनको पसंद ना आए, क्या अच्छा कोई गल नहीं, मगर अगर मैं उनका नुकसान करूं और ज़ात पे और फैमिली के ऊपर हमला करूं तो फिर ऐसे ही बादशाहों की आदत हुआ करती थी। आपने अच्छा रिलेट किया, लेकिन वो भूलते नहीं है कुछ ज़ख्म, और उन्हीं ज़ख्मों को ताज़ा किया है। पिछले दिनों में मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा ने भी सुना है कि शहबाज शरीफ साहब उनसे कुछ खफा हैं। वाकई ऐसा है? ब्रेक के बाद आके इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक टू द शो। हमें शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी पता है कि वो हमेशा फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, मुफाहमत के मैसेंजर हैं। पीडीएम के दौर में उन्होंने जावेद लतीफ़ साहब को कोई वजारत नहीं दी थी, बेशक उन्होंने वफाकी वज़ीर बना दिया था, लेकिन वजारत नहीं मिली थी। उसकी वजह यही थी कि वो नवाज शरीफ साहब की तरफ से बोलते थे। अब जो ख्वाजा आसिफ ने एक बात की कि 2 साबिका फ़ौजी अफसरान जो है उनको बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए वो आपने पॉलिसी कैसे चेंज की रिलेटेड टू अफ़गानिस्तान और तालिबान, तो इस पर क्या शहबाज शरीफ साहब और ख्वाजा आसिफ के दरमियान कोई खटपट हुई है? मैंने सुना है 1-2 वीलॉगर्स को कि वो कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब तो बड़े मोहतात तरीके से करते हैं, और स्पेशली आर्मी रिलेटेड मैटर्स, और तो ये ख्वाजा साहब ने जो बात कही है इसके साथ यकीनी तौर पे कोई ना कोई शहबाज साहब से प्रॉब्लम बन गई होगी जी। मैं समझता हूँ ये ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, इस किस्म की सिचुएशन जब होती है ना, तो ख्वाजा आसिफ इज़ द ओपनिंग बैट्समैन ऑफ कैप्टन शहबाज शरीफ, ठीक। तो ये हो नहीं सकता कि ओपनिंग बैट्समैन जो है वो जाके चौके छिक्के मारना शुरू कर दे विदाउट द कैप्टन अप्रूवल। ओके, ठीक, ओके। तो और ये हो नहीं सकता कि डिफेंस इश्यूज के बारे में ख्वाजा साहब चौके छिक्के मार जाएं विदाउट चेकिंग विद हेडक्वार्टर्स फर्स्ट। हालांकि वो हर बात शुरू करते हैं ये जो है, ये जो है, इसका मतलब है क्रंचेस यूज कर रहे होते हैं कि मैं बात मोहतात करूं। तो ये पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि ये तो ग्रीन लाइट आई है तो ये किया उन्होंने कल के शो में। बिल्कुल ठीक। तो अब ये कि क्या शहबाज शरीफ साहब के साथ कोई इशू बना है? नो, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। नो, डांट नहीं पड़ी ख्वाजा आसिफ को? कोई डांट तुसी का साडा काम खराब कर छड़िया ना, बिल्कुल कुछ नहीं। सब एक दूसरे को अख मार के काम चलाते पे ने कोई बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। तो इसलिए तो उस पे ख्वाजा साहब एंड शहबाज साहब are on the same page. Okay. And Khaja Saab and Hafiz Saab are on the same page. And Shahbaz Saab and Hafiz Saab are on the same page. A is equal to B, B is equal to C. So it means A is equal to C. A is equal to B is equal to C. Got it. तो मैं समझता हूँ कोई इशू नहीं है। हमें ही लगे में लोग कोई जिसे कहते हैं ना बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं और हर बात प्लानिंग के तहत होती है, इस किस्म की बात। तो ये तो कोई टेंशन कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन करारदाद तो आनी चाहिए ना? नहीं, वो नहीं आएगी ना, बिकॉज वो अगर आ गई तो फिर टेंशन हो जाएगी। बिकॉज एक हद तक जाना चाह रहे हैं, उससे आगे नहीं जाना चाह रहे। उससे आगे जाएंगे तो बहुत से वो पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा, राइट, जो कि नहीं खोलना। तो ये अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस द बोर्ड हुई ना, तो पीटीआई की जानिब से कोई डिफेंस किया गया अपनी पॉलिसी के हवाले से, और वो बाजवा साहब और वो फैज साहब जो पहले कोई एक स्टेटमेंट आती थी इमरान खान साहब की तरफ से, तो वो अपने जो उनके 2 सहाफ़ी हैं उनके थ्रू एक्सप्लेनेशन दिया करते थे, रीज़न बताया। अब कुछ किसी ने रिएक्शन नहीं दिया। आयशा, तुम बहुत तेज हो गई हो। है? अच्छा, हाँ। कोशिश करती हूँ सेठ साहब आपके साथ रहकर छतरी तले। ये होने वाला है। क्या? यही जो तुम कह रही हो। क्या मतलब वो एक्सप्लेनेशन देंगे? एक्सप्लेनेशन आने वाली है जनरल बाजवा की तरफ से वाया जो जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, वीलॉगर से उनके जानने पहचानने वाले हैं। अच्छा। उनकी ब्रीफिंग वो 28 तारीख को जनरल बाजवा वापस आ रहे हैं दुबई से। 28 मार्च जी। अच्छा, 5 दिन बाद जी। ओके, तो ये तो खबर दे रहा हूँ ना। हाँ बिल्कुल, ये तो ब्रेकिंग है ना। हाँ तो ठीक है, यानी दुबई से पाकिस्तान आके बताएंगे कि क्या हुआ था। उन्होंने ऑलरेडी तैयार कर लिए लोग। अच्छा, जो कि ये क्या कहे, वो कुछ कहेंगे। ओके, मगर जब वो आएंगे तो फिर ये लोग जो हैं ये कहेंगे जी हमारी मुलाकात हुई है जनरल बाजवा से। अच्छा, और वो तो ये कहते हैं। ओके, अब मैं आपको बता दूं वो क्या कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या इस एस्टेब्लिशमेंट से वो इख्तिलाफ करेंगे या इमरान खान साहब इस एस्टेब्लिशमेंट ने तो एक किस्म का इल्जाम लगा दिया ना उस एस्टेब्लिशमेंट पे कि उनकी अफगान पॉलिसी बड़ी गलत थी, जिसकी वजह से ये सारे अटैक्स हो रहे हैं जी। और मैंने कल आपको टेबल दिखाया था कि 2019 से लेकर 2024 तक जी शहादतें अच्छी खासी बढ़ी हैं, ठीक ठाक, और ग्राफ ऐसे गया जी। और वो बैड पॉलिसी थी, यही इल्जाम है ना। क्योंकि ये जो इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती कि जी लोग कहें आपकी पॉलिसी गलत थी, आप भुगताएं हैं। वो कहते हैं यार हम तो अभी आए हैं, हम तो इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो तो जो कर गए हैं वो उनसे पूछें आप जी। तो अब वहाँ से जवाब आएगा।
और जवाब क्या होगा? क्या होगा? जवाब ये होगा कि इमरान खान की जो पॉलिसी थी तालिबान के बारे में, जो हमने परस्यू की थी, वो सबसे बेस्ट पॉलिसी थी। अच्छा, सबसे बेस्ट पॉलिसी थी। ओके। और इसका फिर एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा क्यों सबसे बेस्ट थी, कैसे वो पॉलिसी बनी, क्या उसकी वजूहात थी, क्या उसके नताइज निकले उस वक्त, और कहाँ जाके गड़बड़ हुई, और किसकी जिम्मेदारी थी जहाँ गड़बड़ हुई। ठीक। और उसमें अपने आप को बिल्कुल वो क्लीन चिट दे दी जाएगी अच्छा। कि हमने जो कुछ किया था वो तो मुल्क के मफाद में था, और ये लोगों को हमने कंसल्ट किया था, और ये लोग हमारे साथ थे। ओके। और इसलिए जब हमारे जनरल फैज़ गए थे काबुल, जहाँ उनको किसी ने पूछा, गोरी ने किसी ने, कि जी तुसी इत्थे की करदे पे भाजी, मैंने कहा तू फिक्र ही ना कर, चाह पी, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। वो चंगा पता लगे ऑल इज़ वेल, हुण सानू समझ आ रही है ऑल द वेल का मतलब की सी। तो मैं आपसे ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो डिफेंस आने वाला है, पूरी एक एक्सप्लेनेशन आएगी, जो ये जो बयानियाँ इस वक्त ख्वाजा आसिफ लेके चल रहे हैं, इसका जवाब आएगा। ओके, लेकिन इससे बात बढ़ेगी या दब जाएगी, वहीं तक रहेगी? नहीं, वो जवाब तो आएगा, बस उसके बाद खत्म हो जाएगी, बहस नहीं चलेगी आगे ना, अच्छा, जवाब आएगा। ठीक है। जब बात हो रही है थोड़ी खटपट की, आपने ख्वाजा आसिफ साहब का तो मामला क्लियर कर दिया कि एक दूसरे को आंख मारी जा रही है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट में एक और किरदार भी है जिनके साथ शहबाज शरीफ साहब की तलखियों की खबर आ रही है, और वो कुछ टीम बनाने के मामले पर है। समझ गए होंगे आप, मोहसिन नकवी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपनी मर्जी की टीम इंटीरियर में ले जाना चाहते हैं। क्या इन खबरों में सदाकत है? तुम बड़े बड़े डायरेक्ट सवाल करने शुरू कर दिए तुमने। तो डायरेक्ट मामलात हो गए। आप देखें तो सही, हमारा मुल्क किस नहज पे है, छोटी से छोटी बात मैटर करती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो दोस्तों के बारे में तो आपको ज्यादा बताना चाहिए कि उनकी पोजीशन क्या है। अच्छा अच्छा, ऐसे है कि यहाँ कुछ सदाकत है। अच्छा ठीक है, शुक्र अल्लाह का। हाँ। जब मोहसिन नकवी साहब ने ये फैसला किया कि वो पीसीबी आएंगे और उसके बाद एक और ओहदा लेंगे, तो जब ये फैसला हो गया तो उन्होंने पीसीबी ले लिया, और हुकूमत आने से पहले ही पकड़ लिया था उन्होंने, ताकि अगली जगह पे ये डिस्कशन ही ना हो। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी कि अभी नई हुकूमत आई नहीं थी, और उन्होंने जाने वाली हुकूमत से अपने आप को बिठा दिया, इलेक्ट करवा लिया और बैठ गए। अब एक दफ़ा जब बंदा इलेक्ट हो जाए और बैठ जाए, उसको निकालना मुश्किल हो जाता है जी। इट्स नॉट ईजी, क्योंकि ये 4 दिन पहले तो इलेक्ट होया है, हाँ। और तुसी आंदे सार उन्हें छुट्टी कराती, तो उन्होंने अपने आप को सेव कर लिया। इसलिए कि जब वो आगे जाके नेगोशिएट करेंगे अपनी, अब मैंने और क्या लेना है, क्योंकि बड़ी बड़ी खिदमत है मेरी, तो ये तो हो गई ना बात, ये तो रह गई पीछे। हाँ, ठीक है, वो तो साबिका सेटअप हो गया ना। हुण अगली गल करो, मैनू की देना जे। हाँ जी। मैं खिदमत की थी पंजाब में, जो तुसीं देखिया मैं पीटीआई ने की कीता, ठीक है ना, और अगे मैनू पता नहीं कितनी गाली पैनी है, तो कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो उसमें फिर जहाँ से फ़ोन आते हैं, वहाँ से फ़ोन आ गया शहबाज साहब को कि जी साडा बंदा है, इन्हों दियो इंटीरियर दियो, बिकॉज हम अपने बंदे को इंटीरियर देते हैं। और जब राना साहब थे वहाँ तो इतने खुश नहीं थे, मगर राना साहब ने फाइनली मुका कर लिया सी। अच्छा। इनके साथ तो फिर ठीक ही चला उनका, तो कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए। ठीक है। मगर अब वो क्योंकि जिस किस्म के हालात हैं यहाँ टाइट करने के, उसी किस्म का बंदा जो उसने पंजाब में दिखाया है कि मैं ये कर सकता हूँ, और इसी को हमने इंटीरियर में देना है। तो आई थिंक शहबाज साहब पहले तो थोड़ा सा धक्का लगा उनको, फिर जाहिर है वो, जैसे आप हमेशा कहती हैं कि वो तो बड़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं यस करने के लिए। जी। तो फिर उन्हें कौड़ा कोट किया जिन्होंने कहते हैं, तो कौड़ा कोट करके उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर उन्होंने फिर भाजी कहते हैं, फिर कहा मतलब भाजी ना नहीं, अपने भाजी नहीं, वो दूजे भाजी। अच्छा ठीक है, समझ गए सर। वो पहले भी आपने डैंड्रफ की तरफ इशारा किया, वो भी मैं समझ गई थी, अभी मैं समझ गई। तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि, तो उन्होंने कहा जी ठीक है जी, बिल्कुल कर देते हैं जो हुक्म। मोहसिन नकवी साहब ने, शहबाज साहब ने मोहसिन साहब को क्या कहा, क्या? अब ये चिड़िया की खबर है। अच्छा। ये गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, कुछ थोड़ी सही थोड़ी गलत भी हो सकती है, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। आजकल चिड़िया जड़ी है ना, मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। अच्छा। हाँ, वो थोड़ी सी उसको कोविड हुआ हुआ है। अच्छा। कभी इधर की बात कर देती है, कभी उधर की बात कर देती है। अच्छा। तो मैं पूरी जिम्मेदारी नहीं लेता इस खबर की। ओके। मगर खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैंने कहा बता ही दूँ। हाँ, नहीं बताएं, ज़रूर बताएं जितनी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मोहसिन नकवी को कहा कि मोहसिन यार, पीसीबी तो फुल टाइम जॉब है, तो बिल्कुल ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये तो तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, तो तुम फिर यही रखो, उसको छोड़ दो।
अच्छा। तो मोहसिन नकवी ने कहा नहीं नहीं मैं कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहा नहीं नहीं बड़ा मुश्किल काम है, तो आप इसको फोकस करें, ये बहुत सीरियस इश्यूज हैं यहाँ, टेररिज्म हो रही है बिल्कुल इंटीरियर के। तो मोहसिन ने कहा नहीं नहीं आप तो शहबाज साहब फिक्र ना करो, मैं कर लाऊंगा, 36 घंटे ला लांगे। अब मैं स्पीडी गोंजालेस हूँ, ऑब्वियसली स्पीड तो शहबाज स्पीड को शिकस्त ही मोहसिन स्पीड ने दी थी बकौल उनके टीवी चैनल के। पहले शहबाज स्पीड सी, हुन मोहसिन स्पीड आ गई जी। हुन मेरे ख्याल मरियम इज लुकिंग अराउंड के मैंने भी कोई जॉगर्स मिल जाए, मैं भी कुछ करा तो अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, अच्छी बात है, परफॉर्मेंस होनी चाहिए, स्पीडी स्पीडी। अगर मोहसिन साहब ने किसी को निकालना है तो वो जो भर्ती हुए हैं लोग जिनकी ज़रूरत नहीं है, जो पिछले 6 माह में ज़का अशरफ साहब ने भर्ती किए, अब वहाँ 2-2 लोग बैठे हुए एक जगह पे, जो टीम थी वो वहीं बैठी हुई है और जो नई टीम है वो भी वहीं बैठी हुई है, तो इनमें से सफाई करनी है तो इनमें से सफाई करें, इनकी ज़रूरत नहीं है। मगर बाकी तो पीसीबी का जो स्ट्रक्चर है इट्स प्रीटी वेल ऑर्गेनाइज्ड। ओके फाइन, ठीक है, यानी गैर जरूरी कांड छांट से गुरेज करना चाहिए, सिर्फ ये दिखाने के लिए जो ज़का अशरफ साहब ने लोग रखे थे उनको फारग कर खत्म करें। ठीक है, और मॉनिटर करना परफॉर्मेंस को ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है। एक और अहम खबर भी थी लेकिन ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, तो हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा बात आधी बीच में रह गई, मैंने बात की थी टीम की, मोहसिन नकवी साहब के, वो क्रिकेट टीम पे बात आ गई। जान के नहीं की, मेरा ख्याल तो तुम भूल जाओगे। नहीं नहीं, मेरा हाफजा इतना भी कमजोर नहीं है। हाँ वो ये है कि मोहसिन साहब अपने पंजाब की टीम लाना चाह रहे हैं इस्लामाबाद में, ठीक है, जिसमें एक जो करंट आईजी साहब है उनको लाना चाह रहे हैं। अच्छा। उनको सेक्रेटरी बनाना चाह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का। ओके। डॉक्टर साहब को, उस्मान अनवर साहब को। एंड डॉक्टर साहब की जो अपनी ख्वाहिश है वो तो यह है कि DGFIA लग जाए। ये सारी खबर जो है ये हमारे दोस्त हैं एजाज सैयद साहब, ये ऐसी अंदर की खबरें वही लेके आते हैं और बाय द वे उनमें काफ़ी वजन होता है। तो इसी तरीके से आपको नहीं पता, बहुत से लोगों को नहीं पता कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर बहुत से पावर्स हैं। सारा कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी उनके अंडर आती है। ओके। FIA उनके अंडर आती है, और भी 3-4 इस किस्म के इदारे हैं जो उनके अंदर आते हैं। तो इट्स अ ह्यूज एंटरप्राइज। ओके। जाहिर है होम मिनिस्ट्री है, कोई छोटी बात तो नहीं है। तो अब ये अपने लोग लाना चाह रहे हैं वहाँ। अच्छा। कोई पंजाब से, मगर शहबाज शरीफ साहब को मैं जेन्युइनली मैं समझता हूँ कि ये बात पसंद नहीं आएगी, क्योंकि देखिए इस्लामाबाद जो है ना, अगर प्रोविंसेस जो हैं वो ले गया, एक जरदारी साहब ले गए हैं, एक PTI वाले ले गए हैं, एक जगह पे मरियम बैठी है, तो शहबाज साहब की बात कौन सुनेगा? वो एक इस्लामाबाद ही रह गया जहाँ उनकी शायद कोई बात चल जाए छोटी मोटी, ठीक। तो वो भी अगर मोहसिन नकवी साहब ने आगे सारा कुछ टेक ओवर कर लिया तो वो तो फिर भाई लोग ही ले गए ना, तो शहबाज साहब क्या करेंगे? वो फौतगियों पे जाएंगे और शादियाँ अटेंड करेंगे और बस इसी SIFC को तो ये नहीं, तो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट टेरिटरी, कैपिटल टेरिटरी, और मैं समझता हूँ यहाँ थोड़ी बहुत टेंशन होगी। ठीक है। और बिकॉज इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न प्राइम मिनिस्टर के पास है ना, और वहाँ उन्होंने अपना एक बहुत चहेता ब्यूरोक्रेट लगाया हुआ है, हेड ऑफ़ द इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं अगर वो अपने चुने हुए लोग लाएंगे तो ये इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को ये बात पसंद नहीं आती कि भाई एक आध बंदा थोड़ा लो लेवल का ठीक है, मगर प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट सेक्रेटरीज, ये नहीं कि आप अपना सेक्रेटरी भी मांग रहे हैं और वो भी आप एक पुलिस का अफसर। DMG भी ये बात पसंद नहीं करती, ये फिर DMG वर्सेस पुलिस की इश्यूज बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस किस्म की मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर थोड़ी सी लेन देन। डॉक्टर साहब इंतखाब किसका थे फॉर पंजाब? लेन देन होगी इसके ऊपर। अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब किसका इंतखाब थे? डॉक्टर उस्मान अनवर IG पंजाब, जब वो आए पंजाब में अपॉइंट हुए तो किसके इंतखाब थे? नहीं, वो एक्चुअली डॉक्टर साहब के बड़े तल्लुकात थे चौधरी निसार के साथ। डॉक्टर साहब यूज्ड टू बी ए डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर इन FIA। अच्छा। ड्यूरिंग चौधरी निसार्स टाइम। ओके। तो उनकी FIA में तो काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। ओके, दैट्स व्हाई वो जाना चाहते हैं, रिटेन कर लें, हमें अपने पुराने इदारे में जाऊँ, अगर पंजाब में नहीं रहना। और यहाँ भी मरियम नहीं चाहेगी कि उनके बंदा यहाँ बैठा हो, वो अपना ही लाएंगी ना, जाहिर है। तो सही है, उनको मोहसिन नकवी वहाँ से बैठ के चलाएगा। ओके, सूट करती है ये बात। अच्छा, लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन भी मेरे जहन में आया, आने वाले शोज़ में आप इसका जवाब भी दीजिएगा कि कभी शहबाज शरीफ साहब ने अपनी भी बात मनवाई है इस्टेब्लिशमेंट से? चले ये फिर किसी शो में रख लेते हैं। शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक जज साहब जो कि इस्तीफ़ा देकर चले गए, उनके खिलाफ एक फ़ैसला आ जाता है और उनसे मरात वापस ले ली जाती है, और दूसरी तरफ शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का मामला है, उनके जो फ़ैसला उनके हवाले से जुडिशल काउंसिल ने किया उसको कलअदम करार देकर उनकी मरात बहाल कर दी जाती हैं।
तजाद नहीं आ रहा ये पॉलिसी में ऑफ जुडिशरी? दो बातें करूँगा। एक ये कि नोट करें कि इस बेंच ने, जिस बेंच ने उनको रिस्टोर किया जी, उसके हेड कौन कर रहा था? काजी फायज ईसा। और याद रहे कि काजी फायज ईसा के ऊपर भी इस्टेब्लिशमेंट ने इसी किस्म के जख्म लगाए थे जी, जो कि सिद्दीकी साहब के ऊपर लगाए। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, बलूचिस्तान से लेके यहाँ तक। तो ये तो मुझे समझ थी कि ये होगा। फैसले में भी रेफरेंसेस हैं। तो फैसले में भी रेफरेंसेस आपने बताया जी। तो ये मुझे तो तवक्को थी, अगर आप मुझे पूछते तो मैंने आपको बता देना था कि ये होगा और ये एक्विट हो जाएंगे, ये रिस्टोर हो जाएंगे जी। मगर अब क्योंकि रिटायर हो गए हैं तो ये तो नहीं कि अब जज बन जाएंगे, वो तो खत्म हो गया, मगर नाम साफ हो गया, क्लियर हो गया और जो पेंशन वेंशन रुकी हुई थी वो मिल जाएगी। इसमें सबसे बड़ी कमज़ोरी ये थी इस केस में कि जब ये केस इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ के ऊपर, क्योंकि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को जज साहब ने ठीक ठाक लताड़ा था और उस वक्त के चीफ जस्टिस को भी, साकिब निसार को भी। आपको कहानी का तो पता ही है जी? बिल्कुल ऐसा ही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को उन्होंने इसमें और इसके अलावा उस वक्त उन्होंने साकिब निसार की बात की, उनकी भी बात की थी। उन्होंने कहा था, उन्होंने मुझे कहा था कि मरियम को बेल वेल नहीं जी जी, वो DGISI है, साबिक DGISI। और उस वक्त के जो DGISI थे वो ये DGC थे मेरा ख्याल है, जनरल ब्रिगेडियर इरफान, ना जनरल फैज़। उनका ये कहना था, ये मुझे मिलने आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर तुम उन्हें बेल दे दोगे तो साढ़े पानी फिर जाएगा, की रुड़ जाएगा, हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, 2 साल की मेहनत। तो वो जाहिर है जनरल फैज़ ने डिनाई वाई किया जी। मगर मैं आपको बताऊँ, बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। बात ये है कि जज साहब जो है ना, ये बड़े कैरेक्टर हैं। अच्छा, हाँ, इसके बारे में भी अब एक छोटी सी कहानी हो जाए क्या? अच्छा, वैसे चले सवाल शामिल करने के बजाय इसकी कहानी शामिल कर लेते हैं। जज साहब की मेरी पहली मुलाकात, आपकी भी हुई मुलाकात? आपकी भी हुई। अच्छा, आप कोई मैसेज लेकर तो नहीं गए थे? नहीं, सुने तो सही। तो जज साहब के बारे में ये था कि जज साहब बड़े मजहबी हैं और सियासत भी इनकी कोई थोड़ी सी मजहबी है। और जब ये इफ्तिखार चौधरी के बड़े करीब थे, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी के जो लॉयर्स मूवमेंट था उसके अंदर ये सबसे आगे थे। ही वॉज अ लॉयर इन पिंडी, तो फिर इनको जज बना दिया, ठीक है, इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में। और मेरा ये इम्प्रेशन ये था कि ये इनके तल्लुक़ जमात इस्लामी से है और ये बड़े हार्ड लाइनर इस्लामिस्ट हैं। तो मेरी इनसे टक्कर हो गई एक दफ़ा। वो कैसे? वो टक्कर ऐसे हो गई, टक्कर मेरी तो नहीं थी, तो एक मामला ऐसा हुआ जिसमें गड़बड़ हो गई कि ज़का अशरफ साहब 2013 में, जज साहब ये हाई कोर्ट इस्लामाबाद में थे, इन्होंने निकाल दिया फ्रॉम PCB। अच्छा। PCB के अंदर इल्ज़ाम लगा के ज़का अशरफ ने इलेक्शन रिग की है। अच्छा। वो लोग पिटीशन लेके जज साहब के पास चले गए। जज साहब ने देख के कहा इसने रिगिंग की है, निकाल दिया इनको। और प्राइम मिनिस्टर उस वक्त नवाज शरीफ बने थे, उनको कहा कि आप कोई इंटरिम चेयरमैन लगा दें। अच्छा। इसका तो केस चलेगा, इसको मैंने निकाल दिया। तो मुझे PCB में भेज दिया, ज़का अशरफ को निकाल दिया और मुझे PCB में भेज दिया। अब जज साहब को जब पता चला, जज साहब चाह रहे थे कि मियाँ दाद या इसके सब क्रिकेटर आ जाए। अच्छा। और इशारा भी उन्होंने किया था प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे उठा के भेज दिया। अब जज साहब, मेरा इंप्रेशन ये था कि जज साहब कहे वो ये कौन आ गया, ये तो बड़ा खट्टा खब्बा है, इनू की करना है इतने। तो जज साहब ने कहा इनू मैं सीधा कर रहा हूँ, सिटी नू तो मैं सीधा कर रहा हूँ। अच्छा। तो जज साहब ने फिर मैंने बुला लिया। अच्छा, फिर इधर आओ है। अच्छा। मैं पहुँच गया, जी हुजूर। अच्छा। जज साहब ने कहा अच्छा आज नजर सेठी आए हुए थे, हालांकि मतलब बुलावा था मगर। तो खैर वहाँ जज साहब ने मुझे टाइट किया थोड़ा सा। अच्छा। हाँ, मगर इतना भी नहीं किया कि मैं मुझे रोना धोना मेरा शुरू हो जाता। मैंने भी कुछ जवाब शवाब दे दिए। तो जज साहब ने मुझे कहा अच्छा जाओ, मगर तुमसे मैंने पावर सारे ले लेने, तुम्हें पावर्स नहीं मैंने देने, तो तुम इंटरिम हो और तुम कोई डे टू डे काम करना, तुमने कोई लंबे चौड़े फैसले नहीं करने। अच्छा। मैं कहा यार मेरा तो जान का फायदा की इतने, मैंने तो उन्हें कहा कि जाके आईने से बहाल करो तो ये करो, तो जज कह रहे तू कर नहीं सकता कोई। अच्छा। तो मैं बड़ा अपसेट। हाँ। मैं गया कि होया, तो मैं फिर इतने की करना पे। तो खैर जज साहब ने कहा ऐसी की तैसी। जज साहब ने ज़का को निकाल दिया और मुझे बैठने नहीं दिया। ठीक है, आपके हाथ पैर बांध दिए। हाथ पैर बांध दिए। मैं कहा यार ये जज तो बड़े गलत आदमी है। वो मैं जा रहा था तो मीडिया मुझे पड़ गया, मीडिया ने मुझे पकड़ के तो मेरे से कुछ करवा दिया। अच्छा। और मैं क्या जी जज साहब जड़े ने मैनू यह करता वो करता, तो मैं की करा। फिर जज साहब ने कहा मैं सिटी नूं तो और थोड़ा टाइट करा। अच्छा, वो टाइट की करना सी कि ज़का अशरफ ने एक रिव्यू पिटीशन डाली हुई थी अगेंस्ट हिज जजमेंट इन डिवीजन बेंच। ओके। वो वहाँ डिवीजन बेंच पे रिस्टोर हो गए। अच्छा, ठीक।
और मैं आउट हो गया। अच्छा, ज़फ़र साहब वापस आ गए। हाँ हाँ। अब मेरा तो अब आगे जज साहब के साथ कोई खास लेना देना नहीं था, सारा खत्म हो गया, ठीक है, मगर जज साहब ने मैंने टाइट जरूर किया सी। हाँ। मैं भुलिया नहीं समय, अच्छा किसी दिन मौका मिलेगा मैंने भी, तो मीडिया वाले तो ऐसे ही है, मौका मिलेगा तुझे मैंने किया, मौका मिलेगा असी भी फिर कुछ करांगे ना असी। और वो मीडिया वाले भूलते नहीं है, वो मौका मिले वो कर देते हैं। आजकल मैं भी कभी कभी कर रहा हूँ। समझ आ रही है। नहीं क्यों नहीं यार, हाँ बिल्कुल। और असी कितने जगह रोना धोना करिए, कितने रोना धोना करिए, सानू इंज कर दे रहे सियासतदान, तो चुप करके बैठे रहिए। अच्छा नहीं, तो खैर वो ख़त्म हो गई बात। कहीं एक कोई डिस्कशन कहीं हो रही थी, तो मुझे ये पता चला कि जज साहब ने ISI को टेक ऑन कर लिया है, जाके कहीं खड़े होके ऐसी ऐसी बातें की है, चीफ जस्टिस के खिलाफ की है, इधर की है। वो मैं क्या नारा आदमी है, अच्छा बंदा तो बड़ा ठीक आदमी है, क्या बात है। इन्हें ठीक है जो मेरे नाल छोटी मोटी चुंडी वड्डी, मगर इत्थे ते अल्लाह अल्लाह मियाँ या तो ये बहुत ही बहादुर है, या थोड़ा जिहा खिसकिया है। जाहिर है यार, तुसी ISI और तुसी हाँ ललकार दें आप, और वो भी हाजिर सर्विस। हाँ कैसे कर सकते हैं आप? वो मैं कहा यार बंदा है तो ठीक, मगर डेंजरस आदमी है, ये तो कुछ भी कर सकता है। हाँ बिल्कुल। बहरहाल जी उनके साथ फिर जो हुआ वो बड़ी ज्यादती हुई, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट ने कहा तेरी ऐसी तैसी, वो फिर सबको पता कॉर्नर कर दिया, और उसके बाद वो अपना केस लड़ते रहे इतने सालों के बाद। ये है कि मैंने अभी जज साहब को मुबारक भी दिया है। अच्छा हाँ मैंने दे दी फौरन। उसकी वजह क्या? वो इसलिए बिकॉज है बंदा सही। अच्छा, आप दोनों के नाम में ना अजीज भी आता है। अजीज भी आता है, और अब मेरे अजीज भी हो गए। और मैं समझता हूँ बंदा बिल्कुल सही है। अच्छा। और इसने स्टैंड लिया जो लिया था, हिस्टोरिक स्टैंड था, हिस्टोरिक। ठीक है, और याद रखा जाएगा। और ये आज जो फैसला आया है उससे भी रजिस्टर हो गया। नवाज शरीफ हमेशा जिक्र करते हैं इसका। और उस मुश्किल वक्त में जब कड़ा वक्त था, तो इन्होंने वो सच बोला जो कि बोले जाना चाहिए था। और आज ऐसे 10 बंदे पाकिस्तान में ऐसे आ जाएं, बहुत मसले हल हो सकते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। आंख में आग डाल के सच बोले उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। नहीं कर सकते। सेठी साहब ने अपनी पोजीशन वाजे कर दी है। 3.5 रहना, 3.5 देखते रहना, 3.5 रहना। खैर, अगले शो तक के लिए आप हमें इजाजत दें।